तो आज का टॉपिक ग्रेविटी है। और ग्रेविटी में वैसे तो जो पढ़ना है वो यहाँ से शुरू है। चलो हम बताते हैं कैसे कैसे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, और क्या क्या चीजें आगे पढ़नी होंगी वो बता देता हूँ। तो ग्रेविटी पढ़नी है सबसे पहले, उसके बाद उसके डिफरेंस पढ़ने हैं बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना टॉपिक रहेगा। देन आएगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। अभी जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि है ग्रेविटी है क्या चीज। तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ लगने वाला एक अट्रैक्शन है। ठीक है। जो किसी बॉडी पे लगता है, सपोज कोई बॉडी अर्थ पे है, जैसे कि मैं ही हूं अगर अर्थ पे, तो मेरे ऊपर हम्म। अर्थ जो है एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ। ठीक है। हाँ। अच्छा, या तो वो अर्थ के सरफेस पे रहेगा या उसके नियर अबाउट रहेगा। ठीक है। हम्म। जो बॉडी है, हम्म। ग्रेविटी इज मेरली अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, और इसे ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं। ठीक है। जैसे हाँ। कि सेब वाला एग्जांपल है कि भाई सेब सर के ऊपर ही क्यों गिरा, नीचे क्यों नहीं गिरा। तो वो जिस वजह से गिरा वो वजह ग्रेविटी है, हम्म। ग्रेविटेशनल पुल है। दोनों एक ही चीज है, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो देखेंगे। अच्छा एक एग्जांपल है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बॉडी एंड द अर्थ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया। हम्म। हम्म। दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जैसे एक बॉडी ये है, हाँ। एक बॉडी ये है, ठीक है, दिख रहा है। एक ही दिख हाँ, रही है बॉडी, दो बॉडी यहाँ पे आ रही। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन, वो वो है ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन। लेकिन अगर एक ये हम्म। अर्थ है और इस बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो जब भी ग्रेविटी की हम्म। बात होगी तो अर्थ उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। हाँ। लेकिन अगर ग्रेविटेशन की बात हो रही है तो दो बॉडीज होंगी जिसका मास m1 और m2 होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द मेजर ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। जो ग्रेविटी में जो फोर्स लगता है, जो अर्थ लगा रहा है, उसकी वजह से वेट बनता है। लेकिन अगर दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो वेट नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ फोर्स हम्म। कहलाएगा, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। हाँ। डिफरेंस समझ में आया कि वेट कब कहा जाएगा किसी भी बॉडी पे, बॉडी का। जब ग्रेविटी लगेगी तब। ग्रेट। और कहाँ लगेगी? बॉडी पे लगेगी। बॉडी पे लगेगी, किस तरफ लगेगी? इस तरफ उसके सेंटर पे लगेगी। किसके नहीं, अर्थ सेंटर के पे? सेंटर से लगेगी। हाँ, अर्थ अर्थ के के सेंटर सेंटर से की लगेगी। तरफ लगेगी। हाँ, उसकी तरफ आएगा ना अट्रैक्शन में वो तो। तभी जैसे हम लोग अर्थ पे खड़े हैं जमीन पे, तो वो किस वजह से खड़े हैं कि अर्थ हमें खींच के रखी हुई है। हाँ। लेकिन इतना फोर्स भी नहीं लगा रही कि वो हमें अंदर तक धंसा ले, हम्म। क्योंकि सबसे कमजोर फोर्स भी तो है ना ये, वीकेस्ट फोर्स इन द हाँ। वर्ल्ड। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट भी फोर्स है ये, हम्म। क्योंकि इसी वजह से पूरा जो प्लेनेट और पूरा ये यूनिवर्स है चल रहा है। हाँ। चाय बढ़िया बनी है भाई। अच्छा इफ मास m of a body placed on the surface of earth where acceleration due to gravity is small g, then gravity pull equal to weight of the body। मतलब अगर किसी बॉडी का मास m है और उस पे हम्म। लगने वाला एक्सेलरेशन जो अर्थ लगा रहा है वो है स्मॉल जी, हाँ। तो जो फोर्स बनेगा वो m इंटू जी होगा। वैसे तो फोर्स m इंटू ए हम्म। होता है, बट यहाँ पर इस केस में m इंटू जी लेंगे और इसी चीज को हम वेट बोलेंगे। ठीक है। हाँ, mg। हाँ। हाँ, और अगर दो बॉडीज जिसका मास m1 और m2 है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो f होगा। और एक्सेलरेशन यहाँ पर हाँ। ग्रेविटी का नहीं लेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉर्मल लेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन, तो वो a कहलाएगा। तो हम्म। एम ए जो है वो फोर्स बनेगा बॉडी का। अगर m1 और m2 दोनों इक्वल है तो कोई सा भी एक m ले लो। ठीक है। हम्म। अच्छा,
यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटी, पुल और वेट आर द सेम एज दोज ऑफ फोर्स। जैसा फोर्स का होता है वैसे ही इसका भी डायमेंशन और यूनिट रहेगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का हम्म उसका होता है M1 और हाँ M1 L1 T-2 सही है ये? फोर्स का ना। हम्म हाँ kg/s²। हाँ सही है। अच्छा, वह पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर सुना होगा। हम्म मास का केजी हो गया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। केजी मीन्स एम हाँ की पावर 1 और मीटर मीन्स एल, एल की पावर 1 और सेकंड का L/1 पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो T। -2 हो जाएगा नीचे जा करके। हम्म अच्छा, इसको शॉर्टकट में हम लोग MLT-2 भी बोलते हैं। हम्म डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं बट फिर भी पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्टिंग एनी टू बॉडीज, एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। ये समझ में आ गया हम्म होगा। और ग्रेविटी क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है किसी बॉडी पे, पुल ऑन बॉडी। हम्म या उस लाइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हाँ और क्या बोल रहा है ये? The gravitational force on a body A of mass m1 due to a body B of mass m2 placed distance r apart is F is equal to g m1 m2 upon r square, जो पढ़ते आ रहे हैं पिछले पता नहीं कितने सालों से। ठीक है, 2 सालों से तो लगभग दो ही पढ़ता हुआ आ रहा होगा। तो 9th क्लास में भी पढ़ा था और अभी भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। where g is the हम्म, universal gravitational constant। हाँ have you remember the unit of capital G? हाँ क्या होता है? कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मैंने यूनिट पूछा है या वैल्यू पूछी है? यूनिट। ये ऐसा यूनिट बता यूनिट रहा ना, है। ऐसा यूनिट। तो ये यूनिट बताया तूने अभी 6 पॉइंट समथिंग, नहीं ये तो वैल्यू हो गई ना इसकी। तो यूनिट बताओ। यूनिट इसका होगा, ये तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती? होती है। किसने कहा कि कांस्टेंट की यूनिट होती है? हाँ हाँ है कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है। तो क्या जी की यूनिट नहीं है? ये स्मॉल जी की तो होती है, इसकी शायद याद नहीं। कैपिटल जी अभी कल ही की परसों पढ़ा है। हम्म याद नहीं है? नकल मार रहा है? नहीं याद नहीं है बोले तो अभी। यहाँ जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ से निकल नहीं सकता है इसका यूनिट? हाँ निकल सकता है। निकाल कर बता क्या यार आएगा। इधर जाएगा। वीडियो ऑन करके दिखा उसमें, स्क्रीन शेयर करके। ठीक है। हुआ? हम्म कितना टाइम लगता है? अरे नहीं वो पेन लेके आना। भाई जब वीडियो ऑन कर रखा है तो सब कुछ लेके बैठना है ना। नहीं कॉपी तो था, कृतिका से मांगा।
थोड़ा टाइम लगा दिया उसमें। तो इसमें न्यूटन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो देखते ही हो जाएगा, सामने लिखा हुआ है, इसको इधर उधर ले जा करके ये तो मुंजबानी हो जाएगा। हाँ हो गया। क्या है आंसर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। पर केजी? हाँ पर केजी स्क्वायर। अब दोबारा बता क्या आया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू भूलना नहीं है, कांस्टेंट जरूरी है नहीं है कि हर किसी कांस्टेंट का यूनिट ना ही हो। ये रेशियो जो होती है ना, जो रेशियोज होती हैं उनका यूनिट नहीं होता है, हाँ। रेशियो वाले कांस्टेंट्स का। ठीक है, और वो भी जब हम्म। सेम यूनिट वाले ऊपर नीचे दोनों लिखे हो तब कट जाए, तब नहीं होता यूनिट। अगर अदर दूसरे कोई यूनिट्स हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर m1 m2 नीचे r स्क्वायर है, सबका अपना अपना अलग हाँ। अलग यूनिट है, तो कटने के बाद वो 1 तो नहीं आ रहा ना, नहीं। तो उसका यूनिट होगा। हम्म। अंडरस्टूड? यस। The force of gravity on a body of mass m is F equal to mg, where g is the acceleration due to gravity and mg is totally known as work done, sorry, weight of the body. हम्म। जी। अच्छा, the direction of gravitational force on body A due to body B is along AB, मतलब A से लेके B तक की तरफ जाएगा, यानी कि B उसे खींच रहा है। समझ में आया? ए ड्यू नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। है। ठीक है, अगर बॉडी बोला गया कि भाई ऑन बॉडी ए है, फोर्स किस पे लग रहा है? ए पे। ए पे लग रहा है, यानी लगा कौन रहा है? बी। बी लगा रहा है, तो बॉडी किस तरफ मूव होनी चाहिए? बी की तरफ। तो डायरेक्शन किधर हुई? अलोंग ए बी, हम्म। ए से बी की तरफ, है ना? हाँ। और अगर बोलता है कि बी पे फोर्स लग रहा है, तो ए लगा रहा है और जाएगा वो ए की तरफ, तो अलोंग बी ए बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा ये हाँ। अलोंग बी ए ही क्यों आ रहा है? अगर बी पे फोर्स लग रहा है तो ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई, बी पे फोर्स लग रहा है तो भी वो ए बी की तरफ ऐसे बाहर भागे, अगर ए उस पे फोर्स लगा रहा है तो। ये उस पे फोर्स लगा ना, अट्रैक्शन का लगा रहा है। हाँ, अट्रैक्शन बोलना है यहाँ पे, क्योंकि अट्रैक्शन है इसलिए वो अपनी तरफ आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ। नेक्स्ट, the direction of force of gravity on the body is along the line joining the body and the center of the earth is directed towards the center of earth। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है, एक सेकेंड, इरेजर बढ़िया है, ये वाला मजा आ जाता है मिटाने में, तो दुनिया मिटा दूँ उससे तो मैं। अरे फिर से यही हो गया, क्लियर करते हैं तो कैसे है वो कैसे आता है पेंसिल वाला इसमें पे? कल कैसे आ रहा था? व्हाइट बोर्ड, हाँ। जैसे एक अर्थ है, दिखाई दे रहा, रेड कर लो, रेड कर दे क्या, थोड़ा मोटा कर दे, दिख तो रहा है। रेड कर दिया। सपोज करो कि ये अर्थ है अपना, ठीक है, अब इस पे यहाँ पर कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही है एक। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन खींचूं जो इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर से गुजरता हुआ अर्थ के सेंटर को काटता हुआ निकल जाए, इस लाइन जॉइनिंग, जो लाइन जॉइनिंग हो रही है, इसी के अलोंग बॉडी पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सेंटर है, ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये हमेशा ऐसे ही लगेगा और हमेशा अर्थ ही लगाएगा बॉडी के ऊपर। बॉडी लगाएगा बट वो नेग्लिजिबल फोर्स होगा, बहुत छोटा।
इसलिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर मानी जाएगी, ठीक है। यानी फोर्स ऑफ बॉडी टेंड्स टू 0, ठीक है। इट मीन्स कि 0 के बराबर फोर्स लगाएगा ये बॉडी, तो सिर्फ जो एक्चुअल फोर्स होगा वो अर्थ ही लगाएगा, कोई डाउट नहीं। और अगर अर्थ फोर्स लगा रहा है तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, ये बोला है उसने। दिक्कत है कोई समझने में? नहीं। The force of gravitation between two bodies can be 0 if the separation between two bodies becomes infinity. क्या समझ में आया इससे? मतलब बहुत दूर दूर बॉडी रखी है तो ग्रेविटेशन 0 हो सकता है। ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें बहुत दूर दूर नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस। हाँ। यहाँ आर के जगह पे इनफाइनाइट की वैल्यू रखोगे तो जो भी बटे के नीचे लिखी जाती है, अगर वहां इनफाइनाइट हो तो टोटल आंसर 0 हो जाता है, ये पता है। हाँ हाँ हाँ। इसी नंबर के अपॉन में 0 रहता है तो वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। इनफाइनाइट आती है ना। जैसे यहाँ पर सपोज करो कि x है, x अपॉन 0 लिख दिया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट क्या आएगी? और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इधर ये आ जाएगा अपने आप। अगर मैंने डिस्टेंस की वैल्यू जो है इनफाइनाइट का स्क्वायर कर दिया, आंसर क्या आना चाहिए? 0। सिंपल। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं। नहीं हुआ उसे बोल, अंशु को बोल, सुनाई दे रहा है मुझे भी। The force of gravitation between two bodies can be 0 if the separation between two bodies becomes infinity, वाला तो हो गया। The force of gravity on body is 0 at the center of earth. Center of earth पे 0 क्यों होगा? कल पढ़ा था। क्यों होगा? हूँ कर रहा, बता। तो अब तो उसके वो पार्ट हो गया ना उसकी बॉडी का, वो पार्ट हो गया। मतलब अगर वो सेंटर पे रखा हुआ है, अंदर में रखा हुआ है ना सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे अगर कोई बॉडी रखी हुई तो उनके बीच का एक तो वो डिस्टेंस खत्म हो गया, 0 हो गया। अरे यार, बॉडी जैसे ये अर्थ है, हाँ। या तो सरफेस पे हो बॉडी तब ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि सरफेस के बाहर से, चाहे सरफेस पे या सरफेस के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहे या कुछ ज्यादा दूर रहे या ऑन द सरफेस रहे, ठीक है, तो उसको फोर्स लगता है अंदर की तरफ। लेकिन जब ये अंदर आ जाता है तो अंदर की तरफ ही, अंदर में कैसे फोर्स लगाएगा वो? अब तो यहाँ से ऊपर खींचेगा उसको, ऊपर खींचेगा तो इट मीन्स कि वो ये एक ही, अब देखो क्या है कि इस बॉडी के पास बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस माइनस, और इस बॉडी के पास भी जब ये अंदर चला जाता है तो इसके पास भी बहुत सारे प्लस माइनस हो जाते हैं। तो इनके जो प्लस और माइनस वाले हैं वो तो अट्रैक्ट होने के बजाय जो प्लस प्लस वाले हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्सिव फोर्स आने लगता है इसमें। रिपल्सिव फोर्स आएगा और फिर अट्रैक्टिव फोर्स भी आएगा, और इक्वल इक्वल मात्रा में आएगा दोनों को दोनों, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और सरफेस के अंदर जाने के बाद ये फोर्स लगा ही नहीं पाता है अपने अंदर, ये भी एक रीजन है। भाई फोर्स तो बाहर ही लगेगा ना, जहाँ पर एटमॉस्फेयर हो। हाँ। या जब अंदर घुस गया तो कैसे पता लगेगा? अंदर धंस गया, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, बॉडी नहीं बची उसके ऊपर। और बेसिकली क्या होगा इसके अंदर, तुम्हारा जो ये जो है, क्या नाम है इसका, रेडियस है आर, वो उसके सेंटर से कोइंसाइड कर जाएगा, उसी रेडियस से छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ। बहुत सारे रीजन है, एक रीजन बस तुम ये जानो कि बॉडी के अंदर चला गया, और मतलब अंदर अंदर रहेगा तभी फोर्स लगेगा, कि सेंटर पे चला गया एग्जैक्ट, रेडियस भी नहीं बची जिससे वो फोर्स लगा रहा था सेंटर की तरफ, ठीक है। हाँ। तो आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या समझा? कि यही कि अगर बिल्कुल सेंटर पे कोई बॉडी रखी है तब उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 0 लगेगा उस पे। बॉडी पे यहाँ से क्लियर होता है ना? क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ये सही था यार। चलो नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट?
रिटेन इन मेमोरी मास ऑफ द बॉडी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये तो सबको पता है. इट डज नॉट वेरी विद पोजीशन or the location of the body, but it varies with the speed with which body is moving. Mass of a body will never be zero. It can only be transferred from one form to another form, but cannot be zero. Mass conserved है. हाँ. Weight of the body पता चल गया. Mass into acceleration due to gravity. तो weight क्या है? Weight डिपेंड करता है लोकेशन पे, मास डिपेंड नहीं करता है लोकेशन पे. जैसे अगर अर्थ पे वेट होगा 60 किलो, तो चांद पे वो 6 गुना कम हो जाता है. 10 न्यूटन, सॉरी किलो नहीं न्यूटन. लेकिन मास तो उतना ही रहेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज हुई है, जी की वैल्यू. तो ये डिफरेंस होता है मास और वेट में कि इसकी वैल्यू जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं रहती है. यूनिवर्स में किसी और प्लेनेट पे जाओगे तो इस वेट की वैल्यू कुछ और होगी, बट उस मास की वो वैल्यू जो है सेम रहेगी. वहां के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेट की वैल्यू चेंज होगी. कोई दिक्कत है? नहीं. वेट भी सेंटर पे जीरो होता है क्योंकि मास जीरो वहां पर माना जाता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? इफ अ फोर्स एफ, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, दो बॉडी ले ली जिनमें से एक बॉडी को अर्थ बोला गया और दूसरी बॉडी को मास एम की कोई बॉडी बोल दिया, ठीक है. तो वहां पर एक्सेलरेशन ए के जगह पे जी ले लिया गया है बस. यानी कि फोर्स ऑन द बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, देन द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर फोर्स अर्थ लगा रहा है किसी बॉडी पे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहलाएगा. तो F इक्वल टू एम जी लेंगे तो G इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आ जाएगा. कोई डाउट? नहीं. अच्छा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक डेफिनेशन यहाँ मास को 1 kg लेकर के बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन यूनिट मास ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. या तो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा गया है, उसके नियर रखा गया है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है. बट उस बॉडी का वेट 1 यूनिट होगा, कोई सा भी यूनिट हो. ठीक है. हाँ. अच्छा, if the body is falling freely under the effect of gravity, then the acceleration in the body is also called acceleration due to gravity. फ्री फॉल में भी जो एक्सेलरेशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आता है. अगर हम बीच के उसके हवा वाले फोर्स को या बहुत सारी अलग अलग चीजें वाले फोर्स को अगर नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन हो गया. इसने ग्रेविटी अलोन इसलिए बोल दिया कि और कोई सा इफेक्ट नहीं मान रहा है वो अभी. इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर केजी. हाँ. या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना न्यूटन, और केजी से केजी कट जाएगा, नीचे केजी है तो. अच्छा, मीटर पर जी क्या है? जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा है. हाँ. ठीक है. At a given place, the value of G is constant. However, it differs from place to place on the surface of Earth. It also varies with altitude. Height पर जाते जाओगे, डेप्थ गहराई में जाओगे, और रोटेशन, अगर रोटेट हो रहा है अर्थ तो वहाँ रोटेशन पे पहुंचोगे, या ऐसे जगह पे जहाँ पर ये तीनों चीजें अवेलेबल है या कोई भी एक चीज अवेलेबल है इनमें से. एल्टीट्यूड, डेप्थ और रोटेशन, इस केस में जी की वैल्यू चेंज होती है. ठीक है. हाँ. क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है जितना दूर जाएगा उतना कम होता जाएगा, जितना नजदीक आता जाएगा उतना तेज उसका पुल होता जाएगा. सरफेस ऑफ अर्थ पे जो है सबसे ज्यादा पुल होता है. ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर जी इज इक्वल टू, वही एक्सेलरेशन का ही ले लेते हैं, बस m0L1t-2 करके. ये भी इंडिपेंडेंट होती है शेप, साइज और मास के. ठीक है.
अच्छा, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन ये रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है जी की वैल्यू। जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन लगा पाएगा, ठीक है। या प्लेनेट पे भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया वो जुपिटर पे अलग होगा, चांद पे अलग होगा, हर अलग अलग प्लेनेट या सैटेलाइट पे अलग अलग होगा, ठीक है। क्या लिखा है इसने, when two bodies of different masses are allowed to fall from same height in vacuum, then they reach the earth at the same time। और मतलब अलग अलग मास हो लेकिन वो वैक्यूम में हो और किसी सेम हाइट से गिराई जा रही हो तो वो सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंच जाएंगी। अच्छा, ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगेगा उस पे, अगर सेम हाइट पे है तो हाइट पे डिपेंड करता है ना, ये तो हाइट ही कांस्टेंट कर दी, हाँ। तो जो एक्सेलरेशन लगेगा वो सेम लगेगा दोनों पे। बट होना चाहिए वैक्यूम, हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर रहेगा तो रेजिस्टेंस आएगा उसमें, किसी ना किसी बॉडी पे कुछ लगेगा, किसी बॉडी पे कुछ लगेगा, ठीक है। हाँ। if the two bodies of same mass but of the different volumes are allowed to fall from same height in air medium, then they will not be reaching simultaneously। अच्छा, जो स्मॉलर वॉल्यूम वाला होगा वो अदर बॉडी से जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है। क्यों? स्मॉलर वॉल्यूम है ना उसमें। स्मॉलर वॉल्यूम का मतलब हुआ कि भाई वॉल्यूम उसका कम है, मास ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा हाँ। लगेगा, डेंस हो सकता है। डेंसिटी हो सकती है। अच्छा, and then the other body, since the upward thrust due to air on the body of smaller volume will be less than on the larger volume, upward thrust due to air on the body एयर। is smaller। ठीक है, जो कम वॉल्यूम वाला है उस पे थ्रस्ट भी कम लगेगा, जो एयर उसे रोकना चाहेगा ना, कम वॉल्यूम वाले के पास कम एरिया है, कम एरिया का मतलब है कि वो थोड़े से एरिया में ही रोक पाएगा उसको, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम वाले के पास एरिया ज्यादा हो गया तो बहुत सारी एयर उसको मिल जाएगी रोकने के लिए, जिसकी वजह से एक हाँ। रेजिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ, वो चाहेगा नीचे आना, लेकिन वो हवा जो है रोकना चाहेगी तो थोड़ा सा स्लो कर रुकेगी। देगी उसको गिरने में, बड़े वॉल्यूम वाला हाँ। बाद में पहुंचेगा, इस वजह से एयर रेजिस्टेंस इसका रीजन है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बहुत सिंपल सा रिलेशन है भाई, हमें पता है F इक्वल टू एम जी होता है, हमें ये भी पता है कि F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। हाँ। यहाँ पर जो एम जी है वो बॉडी का मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है। हाँ। और यहाँ पर न्यूटन्स लॉ के हिसाब से दो बॉडीज भी अपने पास है, जिसमें से एक बॉडी अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, और एक बॉडी कोई भी एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। उससे लगने वाला फोर्स ये है, और ये दोनों ही फोर्स इक्वल होते हैं, ग्रेविटी का पुल वाला फोर्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फोर्स, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो बॉडी, जो किसी बॉडी का मास स्मॉल एम वाली वैल्यू है वो दोनों तरफ सेम रह के कट जाएगी, जिसकी वजह से स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन आएगा जो ये दिखाई दे रहा है, स्मॉल जी इक्वल टू जी इज कैपिटल इक्वल जी टू। एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है समझने में? नहीं। अच्छा, चलो यहाँ पर जी की वैल्यू अर्थ के रेडियस और मास पे डिपेंड करती है, लेकिन बॉडी के रेडियस और मास पे डिपेंड नहीं करती, ये भी प्रूफ हो गया, नहीं करती। क्योंकि स्मॉल एम कट चुका है, तो सिर्फ जिस पे डिपेंड करती है वही रह जाएगी वैल्यू, कि अगर मास ऑफ अर्थ चेंज करते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। हाँ। कोई डाउट? रेडियस चेंज कर सकते भी। हाँ।
नहीं, द वैल्यू ऑफ डाउट जी नहीं। ऑन डिफरेंट हेवनली बॉडीज इज डिफरेंट। डिफरेंट हेवनली बॉडीज का मतलब है अलग अलग प्लैनेट्स एक तरह से। हम्म। ये एक एग्जांपल दे रखा है कि रेडियस ऑफ मून इतना है, इसका मास इतना है, जी की वैल्यू ये दे रखी जी है। इतनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है मून पे। हाँ हो जाएगा। तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताने का मतलब है कि मास यहाँ पर जो लेंगे हम मून का लेंगे मून एम का के जगह। लेंगे। ठीक है, हाँ। क्योंकि भाई अर्थ के जगह मास चेंज हो गया, अर्थ चेंज होकर के मून बन गया। हम्म। बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट्स तो सेम ही लेंगे, डिस्टेंस भी दे ही रखा है, सॉल्व करके हाँ। आया इतना। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखना एक बार, लगभग 100 या 102 आता है। कितना आ रहा है? 1.7126। हाँ 10.26। है ना, 102 या समथिंग ऐसे कुछ आएगा। इसको हाँ। 0.2 टर्म से वो कर ले तो 10 लगभग ले लेते हैं जी की वैल्यू हम लोग अर्थ पे। कोई हम्म, डाउट है? नहीं। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास और डेंसिटी और वॉल्यूम, इसका रिलेशन पता है क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, अगर मास ऑफ अर्थ बोल रहा है तो मास ऑफ अर्थ यहाँ से निकल जाएगा, जो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है तो जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कर दो। ये मिल गया यहाँ से। हाँ। बाकी रेडियस होता है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁶मीटर। 6 मीटर। ये याद कर लो, इसको दिमाग में घुसा लो कि यही होता है। या ऐसे याद कर लो 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो 12756 किलोमीटर होता है अर्थ का। तो उसका हाफ करोगे तो 600 6400 समथिंग आएगा, या उसके आसपास आएगा, 6390 समथिंग। ठीक है, इसी तरीके से जी की वैल्यू पता है, ये पता है भाई, जी जी और आर तीनों पता चल गया, तो मास तो निकल ही जाएगा ना। हाँ। ये कितना वेट होता है अर्थ का? 6.018 इंटू 10⁻24 kg। इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ अर्थ निकल जाएगा जब तुम्हें मास ऑफ अर्थ पता चल गया। और वॉल्यूम अर्थ का स्फेरिकल मान के चलते हैं तो 4/3 होता हाँ। है वॉल्यूम। और आर हम ले लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। वो वैल्यू डाल करके जब डेंसिटी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। तो वो जो डेंसिटी आती है वो ये आती है। कितना आ रहा है ये? 5.5 55,000 10 kg एक kg। मीटर क्यूब में। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा किया और उसमें मिट्टी भर दी। उस मिट्टी का वेट देखोगे तो 55,000 kg आएगा। 55,000 नहीं, 5500। इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है 5.5 को इससे? 5500 आएगा। ठीक है, हाँ। तो 5500 किलो मिट्टी निकलेगी उसमें 1 मीटर क्यूब गड्ढे में। तो दिस इज द डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी से 5500 गुना ज्यादा होता है ये। नहीं, 5500 गुना नहीं, 5.5 गुना। वाटर की डेंसिटी अगर 1 है तो ये 5.5 होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जब निकालने को बोलेगा तो बाद में पढ़ेंगे वो, तो शायद इसमें नहीं है। इट इज टू बी नोटेड दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द एंटायर मास ऑफ अर्थ। ये भी याद रखना, हर जगह अर्थ एक ही जैसा मिट्टी नहीं रखता है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी एक ही जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, बट एक मानने वाली, जैसे कि हमने फिक्स कर लिया कि इतना लगभग होगा ही होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन मतलब हार्ड कॉपी पे भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखेंगे और ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बाकी के पेजेस हैं उसका मेरे को बना करके भेज दे अभी, पीडीएफ ठीक है। उस बुक में से। ठीक है, अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। नमस्ते भैया। ओके, नमस्ते। समझ में आया तुमको भाई? चलो रख रहा हूँ मैं।
गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।